हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर क्लासेस। ये जो हमारी घटना चक्र की सीरीज चल रही थी उसमें आज हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों को, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा स्थापित किया था कलकत्ता में। राइट आंसर ऑप्शन डी, कलकत्ता में। हम यहाँ पर सिर्फ राइट आंसर ही बताएंगे जिससे कि हमारी वीडियो ज्यादा लंबी ना हो सके। 1781 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। ये डेट भी याद रखिए, 1781। अगला क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे सर विलियम जोन्स। राइट आंसर ऑप्शन ए। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। 1784 ईस्वी में हेस्टिंग्स के सहयोगी सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की ताकि एशिया के सामाजिक तथा प्राकृतिक इतिहास, पुरातत्व संबंधी कला, विज्ञान तथा साहित्य का अध्ययन किया जा सके। 1791 ईस्वी में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डक्कन के प्रयत्नों के फलस्वरूप बनारस में प्रथम संस्कृत कॉलेज खोला गया था। जोनाथन डक्कन के प्रयत्नों के फलस्वरूप। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी जोनाथन डक्कन ने। राइट आंसर ऑप्शन ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर कथन और कारण का दिया हुआ है। कथन ए है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विदत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। उसका कारण दिया हुआ है आर। वारेन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी एवं अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही तथा आर एक की सही व्याख्या करता है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। ये यूपीपीसीएस 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस प्री में। वारेन हेस्टिंग्स 1774 से 1785 ईस्वी के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल था। वह स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी और अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। उसके सहयोग और समर्थन से ही 1784 ईस्वी में बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई तथा उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में इस संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। चार्ल्स विल्किंस और नथानियल हेलहेड, जोनाथन डक्कन आदि ने वारेन हेस्टिंग्स के प्रश्रय और समर्थन के तहत ही प्राच्य विद्या के अध्ययन में योगदान दिया था। चार्ल्स विल्किंस द्वारा दिए गए जो भगवत गीता के अंग्रेजी अनुवाद की, ये जो चार्ल्स विल्किंस थे, इन्होंने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ये भी पूछ लिया जाता है, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो ये किया था चार्ल्स विल्किंस ने। प्रस्तावना जो है वारेन हेस्टिंग्स ने लिखी थी। और ये जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना और वारेन हेस्टिंग्स द्वारा विलियम जोन्स के पक्ष में इसकी अध्यक्षता न स्वीकार करना, यही कारण है। वही कारण में जो है उसका स्वयं विद्वान होना था, प्राच्य शिक्षा, प्राच्य विद्या के अध्ययन को प्रोत्साहित करना वर्णित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? ये प्रदान की गई थी माइकल मधुसूदन दत्त को। राइट आंसर ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले एग्जाम में जो है हिस्ट्री के, मॉडर्न हिस्ट्री के सभी क्वेश्चन जो है यहीं से देखने को मिलेंगे। इसकी एक्सप्लेन है, पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई थी। जो ये द एशियन सोसाइटी की स्थापना इसमें किसने की थी? स्थापना ये 1822 ईस्वी में की गई थी। वर्ष 1829 के शाही शासन द्वारा इसकी स्थापना की पुष्टि कर दी गई थी। किसकी? ये ला सोसाइटी एसटीक्यू की, एशियाटिक की। ला सोसाइटी एशियाटिक जो थी, तो ये रॉयल एशियाटिक सोसाइटी इसी का नाम था। इसे ला सोसाइटी एशियाटिक भी कहा गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन सा जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला था चार्ल्स विल्किंस। राइट आंसर ऑप्शन बी। जिसकी प्रस्तावना किसने दी थी? तो ये दी थी स्वयं वारेन हेस्टिंग्स ने। किस भाषा में किया था? तो ये किया था भगवत गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद किया था इसने
वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में चार्ल्स विल्किंस ने। देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया? ये कालिदास की मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है कवि कालिदास की शकुंतला। इसका पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो ये किया था सर विलियम जोन्स ने। राइट आंसर ऑप्शन डी, सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स वॉरेन हेस्टिंग्स के समय कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त थे। इनकी प्रेरणा पर 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई एवं वे स्वयं इसके जो सभापति नियुक्त हुए। इस संस्था ने एशियाटिक रिसर्चेज नामक पत्रिका के माध्यम से भारतीय अतीत को प्रकाश में लाने का कार्य प्रारंभ किया। इसी क्रम में इन्होंने 1789 ईस्वी में कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया। इसके 5 संस्करण प्रकाशित हुए थे अभिज्ञान शाकुंतलम के, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था। इसका मुख्य उद्देश्य था छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्त हुए तो शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। राइट आंसर ऑप्शन ए। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। ब्रिटिश राज द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार करवाने के पीछे मुख्य कारण था कि प्रशासन का खर्च कम करने की चिंता। इसके लिए सरकार शिक्षित भारतीयों की संख्या बढ़ाना चाहती थी, जिससे प्रशासन और ब्रिटिश व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के छोटे कर्मचारियों की ओर बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा किया जा सके। देखते हैं अगला। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? पहली बार जो है शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए आवंटित किए गए थे। तो ये जो किस अधिनियम के तहत किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्टर अधिनियम 1813। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी ने पहली बार शिक्षा के प्रति सरकारी उत्तरदायित्व उठाया। प्रतिवर्ष शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था इस अधिनियम में की गई थी, चार्टर अधिनियम 1813 में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित कौन से कथन सत्य हैं? वुड डिस्पैच इसमें जो है इसके बारे में कौन से कथन सत्य हैं? वुड डिस्पैच के बारे में 3 स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है कौन सा सही है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 और 2 स्टेटमेंट सही है, थर्ड वाला स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। वुड डिस्पैच के बारे में सहायता अनुदान व्यवस्था ग्रांट्स इन एड शुरू की गई थी, और क्या हुआ था? और हुआ था इसमें विद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई थी वुड डिस्पैच में। ये जो शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की जाए, ये वुड डिस्पैच में नहीं कहा गया था। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। वुड डिस्पैच या वुड घोषणा पत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड द्वारा कब लाया गया था? तो ये 1854 ईस्वी में लाया गया था। इस घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की गई थी। इस घोषणा पत्र में शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम, सुधारों आदि पर विचार किया गया था। इस घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा गया। याद रखिए, वुड डिस्पैच को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा गया। प्रस्ताव में सरकार ने पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार को अपना उद्देश्य बनाया। उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने पर बल दिया गया, परंतु साथ ही जो देसी भाषा के विकास को भी महत्व दिया गया। इस घोषणा पत्र के अनुसार लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की व्यवस्था की गई। इसमें इस बात पर भी बल दिया गया कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में दी जाने वाली शिक्षा धर्मनिरपेक्ष हो। शिक्षा के क्षेत्र में जो निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान सहायता की पद्धति चलाने की सिफारिश की गई थी। किसमें? वुड डिस्पैच 1800 आया था 54 में, याद रखिए। देखते हैं अगला है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? चार्ल्स वुड का आदेश पत्र जो था किससे संबंधित था? तो वो संबंधित था शिक्षा से। राइट आंसर ऑप्शन ए। वुड घोषणा पत्र बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे चार्ल्स वुड द्वारा 19 जुलाई 1854 को जारी किया गया था। इस घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की गई थी, जिसे वुड का डिस्पैच कहा गया था। 100 अनुच्छेदों वाले इस प्रस्ताव में शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम, सुधारों आदि पर विचार किया गया था। इस घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा गया था। और इसमें जो क्या था, तो इसमें पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार को अपना उद्देश्य बनाया गया था। उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम में दिए जाने पर बल दिया गया था। देशी भाषा के विकास को भी महत्व दिया गया था। और इसके आधार पर ही लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बंबई और मद्रास में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की बात
कही गई थी, ये पूछ लिया जाता है कई बार जो है। किसके अनुसार जो है, किस विश्वविद्यालय के अनुसार कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की व्यवस्था की गई थी? तो ये लंदन विश्वविद्यालय के अनुसार, याद रखिए। देखते हैं अगला। अगला है यहाँ पर हंटर कमीशन से संबंधित। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था। हंटर कमीशन, इसमें दिया गया था प्राथमिक शिक्षा को। राइट आंसर ऑप्शन सी। यहाँ देखिए, इसमें जो है, इसमें केवल जो है प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया था। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। 1854 ईस्वी के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 ईस्वी में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया। कि 1882 में नियुक्त किया था। याद देखिए, इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर जो है विशेष जोर दिया था। अगला है यहाँ पर नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना ये हुई थी 15 अगस्त 1906 में। राइट आंसर ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 1905 में रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना की गई। 16 नवंबर 1905 को कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद जो है स्थापित करने का, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन स्थापित करने का फैसला लिया गया। 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद या नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई। देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सैंडलर आयोग संबंधित था। सैंडलर आयोग का संबंध किससे था? राइट आंसर ऑप्शन सी। इसका संबंध भी था शिक्षा से। किसकी शिक्षा से इसका संबंध था? तो देखते हैं। सैंडलर आयोग शिक्षा से संबंधित था। वर्ष 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं को अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया। जिसमें क्या हुआ? जिसमें डॉक्टर एम.ई. सैंडलर जो लीड्स विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे, इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस आयोग का यह विचार था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। यदि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। इन्होंने ऐसा कहा था इस आयोग ने। इस आयोग का यह विचार था। इसने वर्ष 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़ी निंदा की और यह भी बताया कि इससे कॉलेज तथा विश्वविद्यालय शिक्षा का ठीक ठाक समन्वय नहीं हो सकता है। एक 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम था, उसकी इन्होंने कड़ी निंदा की थी। देखते हैं अगला। अगला शिक्षा में सुधार है तो ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? तो ये नियुक्त किया था 1917 में। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। वे कौन थे? तो वे कौन थे? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी और बी दोनों। सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरदास बनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले और रस बिहारी, ये चारों लोग थे यहाँ पर। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने शैक्षिक सुधारों के जो है तहत 1902 में सर टॉमस रैली की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था। इस आयोग के सदस्यों में 2 भारतीय सदस्य सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरदास बनर्जी को नियुक्त किया गया था। इस आयोग द्वारा जो है किसको नियुक्त किया गया था? इसमें सैयद हुसैन बिलग्रामी तथा न्यायमूर्ति गुरदास बनर्जी दोनों को इसमें नियुक्त किया गया था। इसके सुझावों पर जो है विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया था। देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं। लॉर्ड मैकाले का संबंध है तो इनका संबंध है अंग्रेजी शिक्षा से। राइट आंसर ऑप्शन सी। लॉर्ड मैकाले का संबंध है अंग्रेजी शिक्षा से। भारतीय शिक्षा पद्धति में भाषा संबंधी विवाद पर अपना विवरण देने के लिए विलियम बेंटिक ने अपनी काउंसिल के विधि सदस्य थे। ये लॉर्ड मैकाले को लोक शिक्षा समिति का प्रमुख नियुक्त किया था। मैकाले ने भारत में शिक्षा हेतु अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया था। मैकाले ने। देखते हैं अगला। अगला है यहाँ पर भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ये संबंधित है शिक्षा से। राइट आंसर ऑप्शन बी। भारत में औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत या द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, ये फिल्ट्रेशन थ्योरी भी के नाम से भी जाना जाता है इसे, जो कि शिक्षा के क्षेत्र संबंधित। इस सिद्धांत का अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को ही दी जाए और इस वर्ग से छन छन
कर ही शिक्षा का असर जन सामान्य तक पहुंचे। मैकाले का कहना था कि सीमित साधनों से समस्त जनता को शिक्षित करना असंभव है। इनका विचार था कि शिक्षा केवल जो है समाज के उच्च वर्ग को ही दी जाए। देखते हैं अगला भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे, तो ये थे मैकाले। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है यहाँ पर भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? ये पड़ी थी 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से। राइट आंसर ऑप्शन बी। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से पड़ी। मैकाले ने भारतीय रीति रिवाजों के लिए अपना तिरस्कार जो है इन शब्दों में व्यक्त किया। ये स्टेटमेंट याद रखिए, पूछ लिया जाता है। यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष यूरोप की एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में 7 मार्च 1835 के प्रस्ताव द्वारा मैकाले का दृष्टिकोण अपना लिया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसने जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी? अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी यहाँ पर 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा भी, और जनरल कमेटी या पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 के भी द्वारा, और देखते हैं और किसके द्वारा और पड़ी थी यहाँ पर जो है ये प्राच्य एवं आंग्लविद विवाद द्वारा। तो ये तीनों के द्वारा पड़ी थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया था। पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान अपनाया गया। 1823 में जनरल कमेटी या पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के ये 1 लाख रुपए देने की थी। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे। इसके बाद क्या हुआ, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक 1828 से 1835 ईस्वी के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बना लिया गया। भारत में आंग्ल जो शिक्षा के समर्थकों का नेतृत्व किसने किया? तो ये मुनरो एल्फिंस्टन, जबकि एच.टी. प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। याद रखिए, ये जो थे भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थक थे, नेतृत्व इसमें मुनरो एवं एल्फिंस्टन, और जो है एच.टी. प्रिंसेप जो थे ये प्राच्य शिक्षा के समर्थक थे। अगला है, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई थी? ये की गई थी लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक के शासनकाल में। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक 1828-1835 के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी शिक्षा को जो है उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थक मुनरो एवं एल्फिंस्टन, और जबकि प्राच्य शिक्षा की एच.टी. प्रिंसेप थे। अगला है यहाँ पर, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, मुंबई में की जो स्थापना किस वर्ष में की गई थी? जो कि लंदन विश्वविद्यालय के आधार के तर्ज पर किए गए थे। इनकी स्थापना की गई थी 1857 में। राइट आंसर ऑप्शन ए। इनको जो है अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया था 1854 के चार्ल्स वुड के डिस्पैच अधिनियम को, और ये लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर किए गए थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, किसके सतत प्रयत्नों से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी किसके सतत प्रयत्नों से? तो ये हुई थी डी के कर्वे के सतत प्रयत्नों से। राइट आंसर ऑप्शन बी, डी के कर्वे के सतत प्रयत्नों से वर्ष 1916 में मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्होंने विधवाओं के उत्थान के लिए विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की भी स्थापना की थी। 1896 ईस्वी में उन्होंने पूना में विधवा गृह की स्थापना की थी। उन्होंने स्वयं एक ब्राह्मणी विधवा से विवाह किया था। वर्ष 1958 में इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया था, डी के कर्वे को। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी इससे संबंधित थे बीजी तिलक। राइट आंसर ऑप्शन सी। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना 1880 में मूलतः न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ के साथ पुणे में की गई थी। 1884 ईस्वी में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी औपचारिक रूप से गठित की गई थी। इस संस्था के संस्थापकों में
थे वी.के. चिपलूणकर, वी.जी. तिलक, वी. नाम जोशी और गोपाल गणेश आगरकर प्रमुख थे। इनके नाम याद रखिए, पूछे जा सकते हैं। जस्टिस रानाडे इस सोसाइटी के संस्थापक नहीं बल्कि इसके 5 संरक्षकों में से एक थे, जस्टिस रानाडे। देखते हैं अगला है यहाँ पर, निम्नलिखित कॉलेजों में से सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? सर्वप्रथम स्थापना हुई थी हिंदू कॉलेज कलकत्ता की। राइट आंसर ऑप्शन ए। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। राजा राम मोहन राय आधुनिक शिक्षा के सबसे प्रारंभिक प्रचारकों में से एक थे। 1817 ईस्वी में उन्होंने डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। कब? 1817 में। मेयो कॉलेज की स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में अजमेर में, और मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में, एवं मुस्लिम जो है दिल्ली कॉलेज की स्थापना हुई थी। कब? ये हुई थी 1824 ईस्वी में। तो सबसे पहले हुई थी ये हिंदू कॉलेज की स्थापना, उसके बाद हुई दिल्ली कॉलेज की स्थापना, उसके बाद जो ये अजमेर में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई, अलीगढ़ में भी हुई ये स्थापना। ये मेयो कॉलेज की स्थापना हुई 1875 में अजमेर में, और मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना भी 1875 में हुई अलीगढ़ में। तो इनका क्रम कुछ इस प्रकार है, याद रखिए। ये क्रम भी मैचिंग में पूछा जा सकता है, इनको जो है एग्जैक्ट डेट के साथ याद रखिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? ये मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में। देखते हैं कौन सा होगा राइट आंसर। 1875 ईस्वी किस ऑप्शन में दिया गया है? ये दिया गया है ऑप्शन सी में, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखते हैं अगला है डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? तो ये कौन थे? ये थे राजा राम मोहन राय। इन्हें पुनर्जागरण का दूत भी कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ संस्थान दिए हुए हैं और एक तरफ जो है संस्थापक दिए हुए हैं। बताना है कौन सा इसमें सही सुमेलित है। यहाँ पर सही केवल दूसरा वाला सुमेलित है, कलकत्ता मदरसा वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। तो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी। देखते हैं बनारस का संस्कृत कॉलेज, ये जोनाथन डक्कन द्वारा 1791 ईस्वी में, कलकत्ता मदरसा वारेन हेस्टिंग्स द्वारा ये 1781 ईस्वी में, फोर्ट विलियम कॉलेज ये लॉर्ड रिचर्ड कोले वेलेजली द्वारा 1800 ईस्वी में जो है स्थापित किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी, वो किस लिए की थी? तो वे की थी, वह चाहते थे ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना। वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहते थे, इसलिए लॉर्ड वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। देखते हैं कब की थी। ये 1800 के आसपास की थी इन्होंने। कलकत्ता से ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल वेलेजली द्वारा 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी 1800 ईस्वी में, याद रखिए। देखते हैं अगला निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए वह प्रबल रूप से वकालत की थी? धार्मिक शिक्षा के लिए तो वो की थी मदन मोहन मालवीय ने। राइट आंसर ऑप्शन डी। मदन मोहन मालवीय जो थे अग्रणी राष्ट्रवादी तथा देशभक्त थे। वे आरंभ में एक स्कूल अध्यापक तथा बाद में व्यवसाय से वकील रहे थे। वो धार्मिक शिक्षा के लिए मदन मोहन मालवीय ने जो है भारतीय विश्वविद्यालय में प्रबल रूप से वकालत की थी धार्मिक शिक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया था, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया था लॉर्ड हार्डिंग ने। राइट आंसर ऑप्शन सी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास 4 फरवरी 1916 को वसंत पंचमी के दिन तत्कालीन वायसराय था, उस समय लॉर्ड हार्डिंग द्वारा किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया? किसे जो है सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था? ये घोषित किया गया था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को। राइट आंसर ऑप्शन सी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को केंद्रीय विश्वविद्यालय सर्वप्रथम घोषित किया गया। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन।
दिए गए केंद्रीय विश्वविद्यालय में से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में सबसे पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया था। इसकी स्थापना का श्रेय 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय जी को जाता है। किस डेट में, तो ये इसकी एग्जैक्ट डेट भी याद रखिए, 1916। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड जो भी आपके सजेशन हो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।